आज आपसे डिस्कस करूंगा पैरानॉइड डिल्यूजन्स की साइकोलॉजी को। पैरानॉइड डिल्यूजन्स मतलब शक के जहां पर बहुत विचार आते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बन जाते हैं कि कोई मुझे मारना चाह रहा है, कोई मेरा नुकसान पहुंचा रहा है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। पैरानॉइड डिल्यूजन्स या फिर जिन्हें परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स कहा जाता है, इनकी साइकोलॉजी, इनके पीछे के मैकेनिज्म को समझकर हम जान सकते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। साइकोलॉजिकली पैरानॉइड डिल्यूजन्स को ठीक करने के लिए पहले उसकी साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। और एक बार जब हम ये समझेंगे तो जानेंगे कि कैसे वो दो ऐसे पॉइंट्स, दो ऐसे पहलू हैं जिससे कि ये शक के विचारों को दूर भगाया जा सकता है। जो भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा ज़रूरी नहीं कि वो सभी पेशेंट्स पर इक्वली एप्लीकेबल हो। मतलब हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स की तो कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही हो जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ पेशेंट्स के साथ वही सारे हालात हुए हों जैसा कि मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। पर कई सारे पेशेंट्स हो सकता है कुछ अलग तरह से पैरानॉइड डिल्यूजन्स डेवलप किए हों, उनके साथ कुछ अलग तरह के हालात होते हों। पर हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि आमतौर पर लोग परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स को किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे उनके वो मैकेनिज्म और स्टेप बाय स्टेप कैसे पैरानॉइड डिल्यूजन्स बने रहते हैं और किस तरह से हम इन पैरानॉइड डिल्यूजन्स को ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों पर तो ये जानकारी एप्लीकेबल होगी, पर जिन लोगों पर नहीं होती, अगर आप थेरेपिस्ट से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे आपके पेशेंट के साथ, या अगर आपको ही ये डिल्यूजन्स हैं तो आपके साथ क्या मामला रहा है और कैसे उसे समझें, इसके लिए आपको कंसल्ट करना होगा। और तभी आप थेरेपी के अंदर कुछ ऐसी गाइडेंस या कुछ ऐसी टेक्निक समझ पाएंगे जो कि आपको या आपके फैमिली मेंबर को डिल्यूजन दूर करने में मदद देगी। तो पैरानॉइड डिल्यूजन्स के जो आम रीजंस होते हैं उसमें एक आता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, किसी तरह का कोई बड़ा ही डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, किसी तरह की कोई बेइज्जती या किसी तरह का कोई बुलिंग होना। मतलब कुछ ऐसे लोग आसपास के माहौल में रहे हों जिन्होंने काफ़ी बेइज्जती की हो, ट्रॉमा दिया हो, काफ़ी क्रिटिसिज्म दिया हो, मजाक बनाया हो, छेड़छाड़ की हो, किसी तरह का हरेसमेंट हुआ हो। इस तरह के एक्सपीरियंस की वजह से कुछ लोगों में, खासकर के जिनमें जेनेटिक रीजंस होते हैं, मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उन लोगों में इस तरह का स्ट्रेस पैरानॉइड डिल्यूजन्स डेवलप कर सकता है। हालांकि सभी लोग जिनको कि पैरानॉइड डिल्यूजन्स हैं, ज़रूरी नहीं उन्होंने कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया हो, पर फिर भी आम से दिखने वाले स्ट्रेसेस भी अगर हमारे जीन्स के साथ इंटरेक्ट करें, मतलब किसी के अंदर जीन्स हैं साइकोटिक डिल्यूजन्स वाले, और उसने अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया हो, तो भी वो उस स्ट्रेस को लेकर इतना सेंसिटिव हो सकता है कि वो पैरानॉइड डिल्यूजन्स डेवलप कर ले। तो या तो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होगा जिस वजह से डिल्यूजन बने, या फिर जेनेटिकली वो बंदा प्रीडिस्पोज्ड है जिससे कि स्ट्रेस की वजह से डिल्यूजन्स डेवलप होते हैं। अब ट्रॉमा जो है वो किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस जरूर देगा। एक पेशेंट जो है, मतलब एक बच्चा या युवा, वो परेशान होगा, उसका मन बहुत तनाव में आएगा, वो डर जाएगा, वो उन लोगों से थोड़ा बचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको खतरा महसूस होता है, लोग उसका मजाक बना रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके जेंडर के ऊपर, उसके हाव भाव, रोज़मर्रा के उठने बैठने लाइफस्टाइल पर मजाक बन रहा है। तो ऐसे में बहुत आम होगा कि वो व्यक्ति काफ़ी डर जाए, और डर की वजह से वो हमेशा आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहेगा। उसके मन में हमेशा ये एक तरह की विजिलेंस बनी रहेगी, एक तरह की चौकसी बनी रहेगी कि वो हमेशा भांपेगा कि कहीं दूसरा मेरा मजाक तो नहीं बना रहा या दूसरा मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा। अब देखें होता क्या है कि जब एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आता है और क्योंकि उससे काफ़ी डर लग जाता है, एक तरह का खतरा महसूस होने लगता है, लोगों के बीच लगता है कि एक व्यक्ति सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो जिन लोगों ने भी उसको ट्रॉमा दिया, उसकी बेइज्जती की या मजाक उड़ाया, और अगर उसको उनके बीच रोज रहना पड़ रहा है, जैसे स्कूल में हो सकता है बेइज्जती की गई हो, कॉलेज में की गई हो, या किसी वर्क प्लेस पर की गई हो, तो ऐसे में जब पेशेंट को रोज उन लोगों को फेस करना पड़ेगा तो पेशेंट इस सिचुएशन से एस्केप तो नहीं कर पाएगा, पर उसके मन में काफी डर बैठने लगेंगे और वो काफी ज्यादा सतर्क रहने लगेगा, जिसे हम कहते हैं हाइपर विजिलेंस या हाइपर अवेयरनेस हो जाएगी उसके अंदर। ऐसे में वो दूसरों के हाव भाव, दूसरों के बिहेवियर और दूसरों के थिंकिंग और उनके जेस्चर्स को बहुत बारीकी से नोट करने लगेगा, क्योंकि वो देखने की कोशिश करेगा, चेक करेगा कि कहीं दूसरा किसी तरह से मेरा मजाक तो नहीं बना रहा, किसी वजह से दूसरा जो है मेरे बारे में बातें तो नहीं कर रहा। तो शुरुआत होती है किसी ट्रॉमा से, फिर आता है काफी डर, फिर आता है थोड़ा सा एस्केप, और फिर उस एस्केप और डर और थ्रेट की वजह से हाइपर विजिलेंस डेवलप होती है। तो सेकंड स्टेज होता है हाइपर विजिलेंस का डेवलप होना, जरूरत से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना, लोगों के बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस की स्कैनिंग करना, देखना, बड़े ध्यान से नोटिस करना कि दूसरा क्या बोल रहा है या क्या सोच रहा है। अब तीसरा इसका लेवल आता है जहां सारी प्रॉब्लम शुरू होती है,
वो है कोई मीनिंग एसोसिएट करना। जैसे पेशेंट के मन में डर लगा, पेशेंट के मन में पहले ही ये चीज बैठ गई कि ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, इनके बीच में सेफ नहीं हूं, तो अब वो उन लोगों के बिहेवियर को, लोगों के जेस्चर्स को एक ऐसा मीनिंग देने की कोशिश करेगा कि जैसे ये लोग भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं या ये लोग भी मेरा मजाक बना रहे हैं। धीरे धीरे वो लोगों के बड़े न्यूट्रल से दिखने वाले बिहेवियर को भी एक शक के दायरे में ले आएगा और उसको लगेगा कि ये जो नॉर्मल बिहेवियर है, मतलब पेशेंट को तो नॉर्मल नहीं लग रहा, बाकी लोग नॉर्मल मानेंगे, न्यूट्रल मानेंगे, पर पेशेंट का मन उन बिहेवियर्स को एक मीनिंग देने लगेगा जो कि उसके अपने उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा, मतलब उसकी वजह से होगा। तो पेशेंट अपने डर के हिसाब से, अपने फियर के कॉन्ग्रुएंट लोगों के बिहेवियर और जेस्चर्स को इंटरप्रेट करने लगेगा। इस तरह से पेशेंट के मन में यह चीज पकड़ने लग जाएगी कि बाकी के लोग सारा वक्त उसके बारे में बात कर रहे हैं या हमेशा उसके बारे में कोई निगरानी रख रहे हैं, किसी तरह की सर्वेलेंस चल रही है, किसी तरह का उसके बारे में जासूसी चल रही है। तो धीरे धीरे ये जो इसके थिंकिंग है ये लोगों से हटकर ऑब्जेक्ट्स तक आ जाएगी। उसे लगेगा कि यहाँ पर ये जो चीज़ रखी हुई है ये किसी ने लाकर रखी है, इसके अंदर मेरे बारे में जासूसी की जा रही है, या पीछे से कोई मेरे को देख रहा है, किसी ने कैमरे लगा रखे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो मेरे बारे में मेरी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो ये जो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को जब कोई मीनिंग देने लगता है, यहीं से उसका डिल्यूजन शुरू हो जाता है। तो जहां तक ट्रॉमा रहा, डर रहा, लोगों से दूर रहने की एक टेंडेंसी थी, लोगों को नोटिस करने की हैबिट डेवलप हुई, यहां तक तो केवल एक डर था। पर जब वो लोगों के बिहेवियर को, जो कि न्यूट्रल हैं, उनको एक डिल्यूजनल मीनिंग देने लगता है, तब यहां से डिल्यूजन्स की शुरुआत होती है। क्योंकि अब वो लोगों को नॉर्मली नहीं देख रहा, अब वो लोगों को अपने उस डर, उस ट्रॉमा के नजर से देखना शुरू कर चुका है। अब उसको लग रहा है कि शायद वो जो मेरे को कुछ लोगों ने मजाक किया था, मेरी बेइज्जती की थी, शायद वो लोग हमेशा मेरे बारे में ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो कि शायद उनसे रिलेटेड नहीं भी हैं, उनके बारे में भी वो ऐसा ही सोचता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग भी उनसे रिलेटेड हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे उसको ऑफिस में कुछ लोगों ने तंग किया, अब वो रास्ते में अपने घर जा रहा है तो उसे लगता है कि यहाँ रास्ते में जो दुकानदार हैं ये भी उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि अब उसने इन लोगों को भी उनसे एसोसिएट करना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक तरह की एसोसिएशन चालू हो गई है। यहां पेशेंट अपने बाहर की दुनिया का अब मीनिंग बदलता जा रहा है। अब वो अपनी दुनिया में इतना अनसेफ हो चुका है कि अब वो दुनिया से कटने लगा है। अब उसके दिमाग में डिल्यूजन्स के तरह से अब सारा पर्सपेक्टिव और नजरिया बनने लगा है। अब वो रियलिटी से दूर होने लगा है। तो पहले तो कुछ लोगों के बिहेवियर से उसको डर आया, फिर उसने दूसरे लोगों पर उसको जनरलाइज किया, फिर बड़े सारे लोगों के साथ उसको कनेक्ट किया, फिर कई सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी उन एसोसिएशंस को बिठाया। धीरे धीरे उसको लगने लगता है कि आसपास की सारी दुनिया बड़ी खतरनाक है, बड़ी डरावनी है, सब लोग मेरे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, मेरे बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। यहां से डिल्यूजन शुरू हो जाता है। अब पेशेंट क्या करता है नेक्स्ट स्टेप पर, कुछ लोगों से तो उसको ट्रॉमा आया, अब वो दूसरों के बिहेवियर को जब नोटिस करता है और उसके मन में ये चीज बैठ चुकी है कि ये लोग भी शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अब वो इसे कंफर्म करने के लिए, इस बिलीफ को और पक्का करने के लिए लोगों के बिहेवियर को और ज्यादा एग्जैजरेटेड मीनिंग देने लगता है और ज्यादा नए नए लोगों के बिहेवियर से इसे कंफर्म करता है। जैसे पेशेंट को लगता है कि मेरे घर के पास किराने की शॉप में जो दुकानदार है वो भी शायद उन लोगों से मिला हो सकता है। अब मान लीजिए दुकानदार के पास वो कुछ सामान लेने गया और दुकानदार ने किसी सामान के लिए मना कर दिया, कहा कि ये सामान तो हमारे पास है नहीं। अब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट इसको एक कंफर्मेशन के तौर पर मानता है कि ये बंदा भी उनके साथ मिला हुआ है, ये मुझे जानबूझकर सामान नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सब लोग चाहते हैं कि मैं बहुत ही डिप्राइव्ड हो जाऊं, मेरे को कोई सामान ना दिया जाए, मुझे आइसोलेट कर दिया जाए, और जब मुझे आइसोलेट किया जाएगा तो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालना या मुझ पर अटैक करना आसान होगा। ये सारे लोग चाहते हैं कि मैं अलग थलग पड़ जाऊं। अब वो क्या कर रहा है कि वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग लोगों के बिहेवियर को इंटरप्रेट करके एक कंफर्मेशन खुद को दे रहा है। अब दुकानदार का सामान ना देना उसके लिए कंफर्मेशन का काम कर गया कि देखो, अगर ये मेरे फेवर में होता, अगर ये उन लोगों से ना मिला हुआ होता तो ये मुझे सामान जरूर देता। तो वो क्या करता है, जो लोग उसके साथ एग्री करते हैं उनको तो वो अपनी टीम में या अपने फेवर में समझ लेता है, पर जो लोग उससे थोड़ा डिसएग्री करते हैं, उसकी बात नहीं मानते, या जो सिचुएशंस उसके हिसाब से नहीं चलती, जहां उसको किसी तरह का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आता है, वहां पर उसको ऐसा लगता है कि ये कंफर्मेशन है कि ये लोग या ये जो सिचुएशन है यहां पर भी उन लोगों का कोई इन्फ्लुएंस मौजूद है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, अपने घर वालों को भी इसका शिकार बना सकता है। घर वालों ने उसकी कोई बात नहीं मानी तो उसको लगता है अच्छा आप भी उससे मिले हुए हो,
तुम लोग भी मेरा नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुम सब लोग आपस में मिले हो, तुम लोगों के साथ में सेफ नहीं हूं। तो घर वालों पर वो शक क्यों करता है? बड़े सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम तो इसका अच्छा चाहते हैं, हम तो वेलविशर हैं, हम तो इसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, ये हम पर शक क्यों करता है? वो इसलिए क्योंकि जब इसके साथ डिसएग्री किया जाता है और घर का वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा इसके साथ डिसएग्री करता है, इसकी बात नहीं मानता है, उसको वो सबसे ज्यादा डिल्यूजन के दायरे में घेर लेता है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्मेशन होती है कि ये मेरी बात नहीं मान रहे, ये मेरे को हर्ट कर रहे हैं, ये मेरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जरूर ये उनके साथ मिले हुए हैं और उन्होंने ही मैसेज दिया है कि इसकी बात मत मानना और इसको परेशान करना। तो अपने को विक्टिम बनाने की माइंडसेट में ये पेशेंट आने लगता है और ऐसे में उसको जहां जहां लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा या मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं रख रहा, वो व्यक्ति उन लोगों से मिला हुआ है जिन्होंने किसी टाइम पर मुझे तंग किया था। अब वो लोग हो सकता है उसके स्कूल में रहे हों, उसके कॉलेज में रहे हों, उसके वर्क प्लेस पर रहे हों, उसने कई साल पहले वो माहौल छोड़ दिया, वर्क प्लेस छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, कॉलेज छूट गया, पर अभी भी उसको लगता है उन लोगों का इन्फ्लुएंस मौजूद है। और वो कैसे मौजूद है? वो कंफर्मेटरी एविडेंस ढूंढता है, दूसरों के बिहेवियर से जज करता है। कैसे? जब दूसरे उससे डिसएग्री करते हैं। तो जहां भी किसी दूसरे का बिहेवियर उसको लगता है कि वो उसके परसेप्शन या उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग नहीं है, जहां दूसरे ने अपनी चलाने की कोशिश की, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको कुछ सलाह देने की भी कोशिश की, तो उसे लगता है कि ये मुझे बदलना चाह रहे हैं क्योंकि ये मेरे बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जिससे कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये जो कंफर्मेशन बायस होता है, कंफर्मेटरी एविडेंस लेता है जो पेशेंट, इसकी वजह से उसका बिलीफ, उसका डिल्यूजन और स्ट्रांग बन जाता है और वो जनरलाइज हो जाता है। वो उन लोगों से शुरू होकर दोस्तों तक, घर वालों तक, सब पर जनरलाइज हो जाता है और पेशेंट के डिल्यूजन में सब लोग घिरने लगते हैं। अब कंफर्मेशन बायस से क्या होता है? पेशेंट अपने को एक विक्टिम मानने लगता है, मतलब पहले वो मान ही रहा था, अब उसकी वो विक्टिमाइजेशन की फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो अपने को और भी पक्के तौर पर मानने लगता है कि उसे परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, और वो जो इनिशियल जो उसका ट्रॉमा का एक्सपीरियंस था वो उसको रीलिव करने लगता है, मतलब दोबारा से जीने लगता है, क्योंकि उसका माइंड इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, इतना कंडीशनड हो चुका है, उसकी सोच में इतने गहरे में ये चीज बैठ चुकी है कि बाहर की दुनिया उसके खिलाफ है, वो अनसेफ है बाहर की दुनिया में, दुनिया मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रही है। तो ऐसे में वो उस ट्रॉमेटिक फीलिंग को बार बार जीने की कोशिशों में लगा रहता है, मतलब वो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर ऐसा करता रहता है। ऐसे में वो हमेशा ऐसा पाता है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है या तंग किया जा रहा है और शायद आने वाले कुछ समय में उसको कोई सजा दे दी जाएगी। वो ऐसा मानता है कि उसे किसी तरह की सजा मिल रही है। मैक्सिमम डिल्यूजनल पेशेंट जिनके अंदर किसी भी तरह का परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि या तो उन्हें कोई सजा मिल रही है या उन्हें सजा मिलने वाली है। उनको ऐसा लगता है कि दूसरे उनके खिलाफ इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो उसे पनिश करना चाहते हैं, जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो। और यही वजह होती है कि कई परसिक्यूटरी डिल्यूजन के पेशेंट्स बहुत पनिशमेंट कॉन्शियस हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनको लगता है कि अब उनको पनिशमेंट मिलेगी, अब उनको सजा मिलेगी, उनसे कोई गलती हो गई, उनमें गिल्ट भी आ सकता है बहुत ज्यादा। इस वजह से वो और भी ज्यादा डरे रहते हैं, वो दूसरों से हमेशा डर डर कर मिलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलती कर दी, दूसरे ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि दूसरा बहुत ही हार्श है, बहुत ही सख्त है, तो मुझे सजा देने के लिए वो और लोगों को इन्वॉल्व कर लेगा और इससे मेरे को और ज्यादा टॉर्चर मिलेगा। तो धीरे धीरे उसकी ये जो फीलिंग है ये और भी ज्यादा भयानक रूप लेने लगती है और वो और भी ज्यादा डरा हुआ हो जाता है। ऐसे में उसके कई सारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं। वो डर की वजह से कई सारे एक्शंस लेता है जिसमें कि वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, जैसे कि वो कुछ प्रे कर सकता है गॉड से, मतलब वो कोई एक और ताकत ढूंढ सकता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करे, जो कि कोई डिवाइन पावर होगी, कोई गॉड होगा, कोई भी गॉडली फिगर, डिवाइन फिगर होगी, जिसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो कुछ ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स भी डेवलप कर ले। कई बार परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स की वजह से ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स डेवलप होती हैं। पहले पेशेंट के मन में डर बैठा, लगा कि कोई मेरा नुकसान पहुंचा रहा है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर अपने को प्रोटेक्ट करने की जो चाह थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो डेवलप हो गई किसी ग्रैंडियोस डिल्यूजन में, जहां वो चाहता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए और प्रोटेक्शन के लिए उसने कोई ऐसी फिगर क्रिएट कर ली या खुद को ही ऐसा मानने लगा। कभी कभी वो खुद ही ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो अपने को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से पर्सन जो है वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सी पर्सनैलिटी और कॉम्प्लिकेटेड सा डिल्यूजन का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। इस तरह की डिल्यूजन्स को स्ट्रक्चर्ड डिल्यूजन्स कहा जाता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि लगता है कि पूरी दुनिया किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह से पेशेंट जो है वो परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स डेवलप कर लेता है।
अब एक बार जब ये कंफर्मेशन बायस हुआ, विक्टिमाइजेशन की फीलिंग बढ़ी, उससे और ज्यादा थ्रेट लगेगा, और ज्यादा थ्रेट होगा, दूसरों के जेस्चर्स और दूसरों के बिहेवियर से वो और ज्यादा मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा अपने अगेंस्ट। ऐसे में वो और ज्यादा हाइपर विजिलेंट होगा, और ज्यादा ध्यान देगा, फिर से वो नया मीनिंग निकालेगा, फिर से कंफर्मेशन बायस। इस तरह से ये कुचक्र जो है, विशियस साइकिल चलती रहेगी और वो एक ट्रैप में फंस जाएगा, और इस ट्रैप से बाहर निकलना उसके लिए करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बिना इलाज के इस ट्रैप से बाहर नहीं निकला जा सकता। पेशेंट का ये एक तरह का फीडबैक लूप बन जाएगा कि जितना ज़्यादा वो डरता है उतना ज़्यादा वो अपने को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उतना ज़्यादा वो डिल्यूजनल होता है, और जितना ज़्यादा डिल्यूजनल होता है उतना ही ज़्यादा डरेगा, उतना ही ज़्यादा फिर से वो हाइपर विजिलेंट होगा। तो ये एक साइकिल सा चलने लगता है, और इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए पेशेंट को दवाइयाँ तो हेल्प करती हैं, बहुत सारी जो एंटी साइकोटिक दवाइयाँ हैं वो पेशेंट को हेल्प करती हैं डिल्यूजन कम करने में। पर अगर ये डिल्यूजन लंबे समय तक टिकी रहें, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नेचर की हो जाएं, मतलब पेशेंट के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा एक नरेटिव सा, एक बहुत बड़ी कहानी स्टोर हो चुकी है मेमोरी में, उसके इतने ज़्यादा ये सारे एक्सपीरियंसेस को वो जगह बना चुका है कि अब उससे बाहर निकलने में दवाइयां भी कई बार हेल्प नहीं करती। तो ऐसे में कई बार पेशेंट्स को थेरेपी मदद करती है। हालांकि थेरेपी तब ज़्यादा मदद करती है जब पेशेंट काफ़ी स्टेबल कंडीशन में है, दवाओं से उसके हेलुसिनेशन या डिल्यूजन काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। यहाँ मैं हेलुसिनेशंस की बात नहीं कर रहा, मेनली डिल्यूजन्स पर ही फोकस कर रहा हूँ। पर कई पेशेंट्स में इन डिल्यूजन्स के साथ हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। तो जो पेशेंट को इस तरह की डिल्यूजन्स होंगी, अगर वो स्टेबल हो जाती हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, पेशेंट अपनी लाइफ में थोड़ा फंक्शनल हो जाता है, उसको लग जाता है कि हाँ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ बुरा हुआ था, बट अब मेरी लाइफ काफ़ी ठीक है, अब मैं दूसरों के साथ थोड़ा मेलजोल कर सकता हूँ, अब एक सेफ एनवायरनमेंट में ढूंढ सकता हूँ, अब कुछ लोग हैं जो मुझे पहले लगता था नुकसान पहुँचा रहे हैं पर अब नहीं लगता वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर को लेकर वो अभी भी काफ़ी कॉन्शियस रहता हो, डरा रहता हो उनसे, पर फिर भी ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स को लेकर उसमें अब वो जो डिल्यूजन है वो कम हो जाता है। और पेशेंट जब थोड़ा फंक्शनल हो जाता है और थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में रहने में भी मोटिवेशन दिखाता है, तब उसकी थेरेपी करना पॉसिबल है, और ऐसे में पेशेंट जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पर अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। और यही वो स्टेज होता है जहां पर पेशेंट्स की थेरेपी की जाती है। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ जो हैं हो सकता है वो पूरी तरह से इन डिल्यूजन्स को ख़त्म ना करे, क्योंकि पेशेंट के मेमोरी में, दिमाग में जो ट्रॉमा का इम्पैक्ट पड़ा है, जो पास्ट के इंसिडेंट्स को लेकर जो उसने एक बड़ी ही नेगेटिव सी इंटरप्रिटेशन बना रखी है, मीनिंग नेगेटिव जो दे रखा है, उसको चेंज करने के लिए अब थेरेपी देनी होगी। और थेरेपी का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है, उसका मीनिंग चेंज किया जाए। तो पेशेंट को मदद देने के लिए ऐसे में जो पास्ट के इंसिडेंट्स हैं उनका भी मीनिंग चेंज करना होगा, उसको नए तरीके से देखना होगा इंसिडेंट को। साथ ही जो रोजमर्रा की लाइफ में जो पेशेंट जो बड़े ही फॉल्स मीनिंग्स लेता है, मतलब फॉल्स इंटरप्रिटेशन बना रहा है, दूसरों के बिहेवियर को आपस में एसोसिएट कर रहा है अपने डिल्यूजन से, अपने डर से, और उस हिसाब से वो और ज्यादा वहमी होता जा रहा है, उस वहम से, उस डिल्यूजन से पेशेंट को बाहर निकालने के लिए जरूरी होगा कि पेशेंट सीखे, उसको सिखाया जाए कि वो अपने जो परसेप्शंस हैं, जो चीजें देख रहा है जो न्यूट्रल हो सकती हैं, उनको एक डिल्यूजनल मीनिंग देने से बचे या उनको दूर करे। तो किसी भी सिचुएशन के दो या दो से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। भाई सामने दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब हमें तो बस दिख रहा है वो बात कर रहे हैं, डिल्यूजनल पेशेंट क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो देखो उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो जरूर मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तभी वो मेरे को इशारे कर रहे हैं। हो सकता है वहां कोई तीसरा इंसान खड़ा हो जिसको इशारा कर रहे हो, वो व्यक्ति उधर मुड़ा, उसने उधर मुड़ के उसको देखा, वो शायद किसी और को इशारा कर रहा है। तो पेशेंट क्या कर रहा है, उन लोगों के बिहेवियर को अपने डिल्यूजन के हिसाब से देख रहा है। अब पेशेंट को ये सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि भाई वो कुछ और भी कर रहे हो सकते हैं, और हर अलग अलग सिचुएशन में पेशेंट को ये सिखाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि बस उसके साथ लॉजिकल डिस्कशन की जाए, बस उसको एक नया मीनिंग देना है, ये उसको इसके लिए खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। तो पेशेंट को कंटेक्स्ट को समझना सिखाया जाएगा। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट जब इस तरह की सिचुएशंस को परसीव करता है तो वो कंटेक्स्ट नहीं देखता। जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में बैठे हैं और कोई वेटर आया और वो पानी लेकर आया, पेशेंट को लगेगा कि पानी में जहर है, मुझे मारना चाह रहा है ये। उसके घर वाले भी पानी पी रहे हैं, सब लोग पानी पी रहे हैं, दूसरी टेबल पे लोग बैठे हैं वो भी पानी पी रहे हैं, पर पेशेंट अपने दिमाग में सिर्फ यही विचार लाएगा कि ये हमें मारने के लिए पानी दिया गया है। अब पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ रहा। मतलब रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हम भी एक यहाँ पर कस्टमर हैं, और लोग भी कस्टमर हैं, ये जो वेटर है ये हमें नहीं जानता है, इसके लिए हम बाकी कस्टमर्स की तरह हैं, और इसकी एक रूटीन वर्क है कि जब भी कोई नया कस्टमर आके बैठता है उसको ये पहले पानी ऑफर करता है। तो ये जो बड़ा आम सा जो सिचुएशन है, कॉन्टेक्स्ट है,
पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज को जज नहीं कर रहा, वो अपने डिल्यूजन के हिसाब से देख रहा है। उसे यह दिखाई दे रहा है कि पानी लाया गया, कोई दूसरा इंसान पानी लाया, जरूर इसमें कुछ मिला होगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, पेशेंट को कॉन्टेक्स्ट की समझ डेवलप करानी जरूरी होगी। तो एक तो यह कि दूसरे के बिहेवियर का नया मीनिंग लिया जाए और पेशेंट को कॉन्टेक्स्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी जाए, जिसे हम कहेंगे कि सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप कराई जाए। पेशेंट जो है वो किसी भी सिचुएशन में डिल्यूजनल हो सकता है, मतलब वो ये नहीं देख रहा कि अलग अलग सिचुएशंस तो अलग अलग टाइप की हैं, मतलब जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में कोई मेरा नुकसान पहुंचा रहा हो। तो दोनों चीजें करनी जरूरी होती हैं। सिचुएशन के इंडिपेंडेंट नेचर को भी समझना जरूरी है कि हर सिचुएशन रिलेटेड नहीं होती, हर सिचुएशन में लोग हमें नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे। ये सिचुएशन के अंदर लोग जो है वो कुछ अपने दूसरे काम कर रहे हैं, ये लोगों का यूजुअल बिहेवियर है, यूजुअल एक पैटर्न है, इस तरह से बिहेव करते हैं। और साथ ही वो जो बिहेवियर को मीनिंग दे रहा है, डिल्यूजनल मीनिंग, उस बिहेवियर का भी एक नया मीनिंग देना है। तो कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियर को जो पेशेंट ने एक डिल्यूजनल मीनिंग दिया है, उस मीनिंग से परे हटके पेशेंट को एक न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव या एक सेकंड थर्ड कुछ और अल्टरनेटिव मीनिंग प्रोवाइड करना होता है। तो ये दो चीजें जब हम करते हैं, कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर के अलग मीनिंग देने की जब हम पेशेंट को सिखाते हैं, तो ऐसे ही पेशेंट का डिल्यूजन दूर भागता है। और ये बड़े स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है, धीरे धीरे पेशेंट को ये सब सिखाया जाता है। ये नहीं कि बस पेशेंट के साथ बहस की जाए, बहस करोगे, लॉजिकल डिस्कशन में उलझोगे, पेशेंट को लगेगा आप उसके साथ डिसएग्री कर रहे हो, वो आपको भी अपने डिल्यूजन में शामिल कर लेगा। इसीलिए थेरेपी ज़रूरी होती है, ताकि थेरेपी के माहौल में पेशेंट एक सेफ एनवायरनमेंट फील करे, एक्सपीरियंस करे, थेरेपिस्ट पर भरोसा हो, और ऐसे में वो अपने डिल्यूजन को चैलेंज कर पाए। क्योंकि पेशेंट को क्या करना है, अपनी सोच को चैलेंज करना है, अपनी सोच के खिलाफ जाकर, उसके अगेंस्ट जाकर उसको थेरेपिस्ट के नज़र से चीज़ें देखनी शुरू करनी है। तो थेरेपिस्ट के नज़र से वो तभी देखेगा जब वो थेरेपिस्ट पर भरोसा करेगा। नहीं तो वो तो ये सोच सकता है ये थेरेपिस्ट भी मेरे घर वालों से मिला हुआ है, मेरे घर वालों ने पहले ही इसको इन्फ्लुएंस में ले लिया होगा, ये भी मेरे साथ डिसएग्री कर रहा है, बहस कर रहा है, ज़रूर ये भी मेरे अगेंस्ट है। तो जहां बहस हुई, जहां पर पेशेंट को क्रिटिसाइज किया, जहां पर पेशेंट अनसेफ फील किया, जहां उसको लगा कि उसको स्ट्रेस आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां वहां पेशेंट जो है सभी लोगों को डिल्यूजन के दायरे में ले सकता है, या बस वो उनके साथ आगे कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, ऐसा भी वो डिसीजन ले सकता है। मतलब एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी ऐसे में। और यही वजह होती है कि कई थेरेपीज क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को छोटा मोटा डिसएग्रीमेंट भी कई बार बहुत हर्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगता है, और पेशेंट का भरोसा थेरेपिस्ट से छूट जाता है। हालांकि जो ट्रेंड और थोड़े अच्छे एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट होते हैं वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को कब क्या कैसे बोलना है, पर फिर भी कई बार पेशेंट उनके बिहेवियर या उनके वर्ड से कुछ भी नेगेटिव इंटरप्रेट कर सकता है। यही वजह होती है कि क्यों डिल्यूजनल पेशेंट्स लंबा कई बार थेरेपी में नहीं जा पाते, भले ही थेरेपिस्ट की कितनी ही अच्छी इंटेंशंस हो, कितना ही वो उसको समझाना बुझाना चाहता हो, कितना ही वो अपने को न्यूट्रल ही क्यों ना रखे, पर कई बार थेरेपिस्ट के बिहेवियर्स को भी पेशेंट जो है वो बड़े थ्रेटनिंग वे में इंटरप्रेट कर लेता है। इस वजह से फिर वो थेरेपिस्ट के पास जाता नहीं है, क्योंकि जहाँ वो घर वालों को ही पसंद नहीं कर रहा तो थेरेपिस्ट को कैसे पसंद करेगा। तो ये पूरी साइकोलॉजी है डिल्यूजन्स की, पैरानॉइड डिल्यूजन्स की, और इस तरह से पैरानॉइड डिल्यूजन्स को दूर किया जाता है। अब ये प्रोसेस जो है ये लंबा हो सकता है, काफ़ी टाइम लगता है। पेशेंट के जो बिलीव्स हैं, डिल्यूजन्स हैं, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। कई बार उनको कई सालों से पेशेंट ने डेवलप किया होता है, 5 साल 10 साल पहले उसने डिल्यूजन्स डेवलप किए, बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें तोड़ना। 1-2 साल पुराना डिल्यूजन हो तो फिर भी थोड़ा आसान है उसको चैलेंज करना, तोड़ना, बट जितना लंबा डिल्यूजन होगा उतना ही मुश्किल होता है उसको चेंज कर पाना। यही वजह है कि क्यों बहुत से साइकोटिक पेशेंट्स थेरेपी में अच्छी सक्सेस नहीं देते, और बहुत थोड़े से पेशेंट ही होते हैं जो थेरेपी में अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। और यही वजह भी होती है कि क्यों ये कहा जाता है कि पहले एपिसोड के दौरान ही पेशेंट को थेरेपी दे दी जाए। पहला एपिसोड मतलब पेशेंट 18-20 साल का है या इतने साल की है लड़की, उसको उसी टाइम दवाइयों के साथ या दवाइयों के थोड़ा टाइम देने के बाद अगर उसको थेरेपी दी जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिवली उसके डिल्यूजन को चैलेंज करने में हेल्पफुल होती है, और इसमें पेशेंट ज्यादा बेहतर ढंग से अपने डिल्यूजन को चेंज कर पाता है, और इससे रिलैप्स प्रिवेंशन बचता है। रिलैप्स को प्रिवेंट करने का एक सबसे बेस्ट अच्छा तरीका होता है कि पेशेंट को फर्स्ट एपिसोड के दौरान ही थेरेपी दे दी जाए, और इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि फर्स्ट एपिसोड का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जाए। मतलब मान लीजिए पेशेंट को जून के महीने में डिल्यूजन्स शुरू हुई, और पेशेंट जो है वो 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा डिल्यूजनल हो गया। अब बेहतर ये होगा कि अगस्त, सितंबर या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। पहले दवाइयाँ दी जाएंगी, 2 से 3 महीना दवाइयों पर रखा जाएगा पेशेंट को। ज़्यादातर मामलों में तो हो सकता है पेशेंट लंबा दवा ना ले, पर फिर भी मान लेते हैं कि पेशेंट ने दवा ली, और दवा लेने के 2 से 3 महीने के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बाद पेशेंट की थेरेपी शुरू कर दी जाए।
क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है, इसलिए पहला साल सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। अगर इस पहले 1-1.5 साल में पेशेंट का इलाज भी हो जाए, थेरेपी भी दे दी जाए, तो पेशेंट के रिलैप्स के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। और इस पर काफ़ी सारा रिसर्च हो रहा है कि कैसे हम सेकेंड एपिसोड को प्रिवेंट कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में या कोई भी जो डिल्यूजनल कंडीशन है उसमें। पर आमतौर पर क्या होता है, कई बार तो पहला एपिसोड टाइमली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। सालों लग जाते हैं पेशेंट के स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजन्स को आइडेंटिफाई करने में। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट मिलने में काफ़ी देर हो जाती है। कई पेरेंट्स कहते हैं हम तो होम्योपैथी का इलाज देंगे, हम तो आयुर्वेद का इलाज देंगे, हम तो इसको कोई देसी इलाज देंगे, हम इसको बाबा जी के पास लेकर जाएंगे, हम इसको मंत्र जाप कराएंगे, हम इसको ज्योतिष के पास लेकर जाएंगे, इसके ग्रह ठीक करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे। इस सब में इतना टाइम लग जाता है कई बार कि पेशेंट का इलाज शुरू ही नहीं हो पाता। अब दवा तो चालू हो गई, 2-3 महीने में पेशेंट काफ़ी हद तक बेटर हो गया, क्योंकि 1-2 महीने में, 3 महीने में दवाइयाँ बहुत स्टेबल बना देती हैं पेशेंट्स को। अब जैसे तैसे करके पेशेंट थोड़ा बहुत फंक्शनल हो गया, बट ज़्यादा फंक्शनल नहीं हुआ, पर पेशेंट के मन में डिल्यूजन बना हुआ है। पेशेंट अभी भी परेशान है, अभी भी इमोशनल रिएक्टिविटी बहुत है, अभी भी वो चिड़चिड़ा जाता है, अनस्टेबल फील करता है। धीरे धीरे और समय बीतता है, पर पेशेंट की कंडीशन बहुत स्टेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑलरेडी उसको ट्रीटमेंट दिलाने में काफ़ी टाइम लग गया। अब जैसे तैसे करके 1-1.5 साल में जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल होगा, अपने लाइफ के जो भी चैलेंजेस और जो भी फेलियर्स हैं उनका एक बेटर मीनिंग निकालेगा, मतलब जैसे तैसे उससे बाहर आएगा, धीरे धीरे वो काउंसलिंग और थेरेपी के लायक बनेगा। अब उसके डिल्यूजन को चेंज करना थोड़ा पॉसिबल है, पर क्योंकि बहुत समय बीत चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए थेरेपिस्ट को अब ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। पहले साल में जितना आसान होता थेरेपी करना, अब सेकेंड या थर्ड ईयर के बाद, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, अब उसको स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हुए, अब ऐसे टाइम में थेरेपी में भी जल्दी पेशेंट कंफर्टेबल हो पाए, इसमें चांस अब थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। यही वजह होता है कि पेशेंट जो है वो थेरेपी के लिए या तो मानता नहीं, दवाइयाँ तो मोस्टली केसेस में वो छोड़ ही चुका होता है, और घर वालों का बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं कि पहले एपिसोड में जल्द से जल्द पेशेंट की थेरेपी करा दी जाए, उसके डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस को दूर करने में पेशेंट को गाइडेंस मिले। ये ना सोचें कि दवाइयों ने डिल्यूजन कम कर दिया, पेशेंट ठीक हो गया। पेशेंट की जो डिल्यूजन्स हैं वो सब क्लिनिकल लेवल पर बनी रहती हैं। सब क्लिनिकल मतलब अंदर अंदर पेशेंट के अंदर डर बना रहता है, वो अभी भी दूसरों के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है। अभी भी वो जब दूसरों को फेस करता है तो उसे थोड़ी हिचकिचाहट रहती है, अवॉइडेंट रहता है, अभी भी वो थोड़ा सेंसिटिव है दूसरों के बिहेवियर को मिस इंटरप्रेट करने के लिए। वो अभी भी पूरा काबिल नहीं बना है कि वो इंटरपर्सनल स्ट्रेस को हैंडल कर सके। लोगों से मिलने वाला जो तनाव है, लोगों की जजमेंट्स, लोगों के ओपिनियंस, लोगों से आने वाला रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, इन सबको हैंडल करने के अभी वो काबिल नहीं बना है। इस लायक बनने के लिए उसे थेरेपी चाहिए ही चाहिए। इसलिए थेरेपीज को लेकर पॉजिटिव बने, इसको एक्सेप्ट करें, समझें, जानें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस स्टेज पर और किस वजह से ज़रूरत पड़ती है साइकोथेरेपी की। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही इसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और धीरे धीरे जब ये दोनों तरह के ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, दवाइयाँ और ये जब कॉग्निटिव थेरेपी वगैरह दिया जाएगा, तो पेशेंट काफ़ी अच्छा रिकवर करेगा और उसके रिलैप्स के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। बहुत कम हो जाते हैं रिलैप्स के चांस। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि रिलैप्स होगा नहीं, पर उस रिलैप्स में डिले हो जाएगा। जहां उसका रिलैप्स 1 या 2 साल में हो जाता थेरेपी और अच्छी दवाइयां मिलने से और टाइमली ट्रीटमेंट मिलने से, अब ये रिलैप्स उसका 3, 5, 10 साल तक डिले हो सकता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, पेशेंट थोड़ा अकेला महसूस करेगा या कुछ और तनाव आएंगे, तब शायद पॉसिबल है कि रिलैप्स हो। पर रिलैप्स डिले हो जाने का मतलब है कि पेशेंट अब अपनी लाइफ में सुधार कर लेगा, अपना पढ़ाई कर लेगा, जॉब कर लेगा, रिलेशन बना लेगा, शायद मैरिज भी हो जाए, काफ़ी सारे सुधार कर लेगा, जब तक कि उसको ये ट्रीटमेंट्स मिलते रहें और जब तक कि वो अपनी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन करता रहे। तो इसीलिए इस चीज़ के महत्व को समझना ज़रूरी है। तो जो भी इस वीडियो में बताया, उम्मीद है आपको मदद मिलेगी पेशेंट की कंडीशन को और उसके इलाज को समझने में। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।